जैसा कि हर एक एक्ट में होता है कि सबसे पहले उसमें शॉर्ट टाइटल होता है, उसका एक्सटेंट और कमिटमेंट होता है। तो वैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी इसका शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, कमिटमेंट है, जिसको हम सब जानते हैं। शॉर्ट टाइटल में इसका नाम होता है, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, इसका एक्सटेंट दिया है, इसका कमेंसमेंट दिया है। इसमें ये दिया गया है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको कहा जाएगा। इसका एक्सटेंट और कमिटमेंट दिया गया है कि होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड और ये फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 से पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इस पूरे एक्ट का, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है कुछ लोगों को। कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये चैनल बस उन्हीं लोगों के लिए है जिनको चीज़ें बहुत डीपली नहीं समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रही हैं, और उनके लिए भी हैं जिनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनकी चीज़ों को आसान करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में दिया गया हुआ है। इसमें इसके 10 सब क्लॉजेज हैं। इसमें ये दिया गया है कि आपको इसमें इस एक्सप्रेशंस को कैसे क्या क्या सेंस करता है कॉन्ट्रैक्ट में। जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, जो कहते हैं, उनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें 10 सब क्लॉजेज हैं। सबसे पहले प्रपोजल है, फिर प्रोमिसी है, फिर प्रोमिसर और प्रोमिसी है, फिर कंसिडरेशन है, फिर एग्रीमेंट है, फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, फिर वॉइड एग्रीमेंट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसको आसानी से समझने के लिए अगर हम इसको अपने ऊपर लेकर देखें तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर लीजिए कि एक लड़का है, उसने किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। तो पहला चीज़ हो गया प्रपोजल, सेक्शन 2A। फिर अगर शादी के लिए अगर प्रपोज करता है तो कुछ प्रोमिसेस भी रखेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, कभी तुमको दुख नहीं आने दूंगा, वगैरह वगैरह, जैसे कि सब लोग करते हैं आमतौर पे। फिर जब प्रॉमिस हो जाता है, जब एक्सेप्ट हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, उसको प्रॉमिस कहा जाएगा। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको प्रॉमिस कहेंगे। हम्म। तो जब प्रॉमिस बन जाता है तो पर्सन हु प्रपोज, जैसे कि लड़के ने प्रपोज किया तो उसको प्रॉमिसर कहेंगे। जो सेकंड पार्टी होगी, आप तो सब चीज़ वैलिड है। अभी भी उस पर डिबेट चल रही है कि मेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, ये चीज़ डिबेट का टॉपिक है। पर जिसको भी वो प्रपोज करता है उसमें से एक आदमी प्रॉमिसर हो जाएगा, सेकंड पार्टी प्रॉमिसी हो जाएगी, जिसको प्रपोज किया जाता है वो प्रॉमिसी हो जाएगा, जो प्रपोज करता है वो प्रॉमिसर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2D आता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ वैल्यू रखते हो, कुछ अमाउंट रखते हो, कोई चीज़ रखते हो। जैसे एक रिलेशन में आप रखते हो कि हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुमको ये चीज़ ला के दूंगा, मैं तुमको वो चीज़ ला के दूंगा। तो ये कंसिडरेशन हो गया, ये एक शादी का एक कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद जब कंसिडरेशन, जब ये सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट हो जाती हैं, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाती हैं, तो एक एग्रीमेंट बनता है कि हाँ, लड़की कहती है कि मैं भी तुमसे शादी करूँगी, लड़का कहता है हाँ, मैं तो शादी के लिए कह ही रहा हूँ, कंसिडरेशन भी है, प्रॉमिस प्रॉमिसर भी है, हर चीज़ है। तो एक एग्रीमेंट बन गया कि हाँ, आप शादी करेंगे। फिर उसके बाद होता है जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जिसमें सामने वाली पार्टी भी अपनी इच्छा जाहिर करती है कि हाँ, हम भी, अगर क्या कहते हैं, आप जितने दावे किए हैं अगर उस पर सक्सेसफुल हो गए तो हम भी क्या कहते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे। फिर अगर वो जो एग्रीमेंट बना है वो बना ही झूठ के बेसिस पे है कि हाँ, शादी करने का इरादा ही नहीं था, इरादा तो कुछ और था, इरादा तो
क्या कहते हैं, बेचने का था, इरादा तो किडनैप करने का था, इरादा तो फंसाने का था। तरह तरह के आप लोग समझ सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये मैं फैमिलियर बेसिस पे बता रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है, मैं फैमिलियर बेसिस पे बता रहा हूँ कि इसको आप आसानी से समझ सकिए। फिर आता है कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, एग्रीमेंट बन जाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाती है, तो फिर उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ अब ये होगी, होके रहेगी। पर अगर उसमें एक भी पार्टी की कोई भी वैल्यू, कंसिडरेशन, कोई भी प्रॉमिस की कोई भी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं हुई रहीं, फूफा जी नाराज हो गए, अगर ऐसा कोई चीज़ हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। कि मतलब एक पार्टी अगर उसमें कोई भी गलती करती है, कोई भी चीज़ करती है, तो सेकंड पार्टी को ये पूरा अधिकार होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइडेबल घोषित कर दे। वो वॉइडेबल कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद आता है सेक्शन 2J, जिसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए सारी चीज़ें एक्यूरेट हो गई और अंत में घर वाले ही ना माने, तो इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।